तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में जिला सीरीज में हमारा चल रहा था पौड़ी गढ़वाल जिला। ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नोट्स बना लिए होंगे जो हमारी पिछली तीनों क्लासेस हो रखी हैं। आज है पौड़ी गढ़वाल जिले का अंतिम पार्ट। जो इसमें छूटे हुए फैक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और पौड़ी गढ़वाल के महान व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी साझा करेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज का जो पहला फैक्ट है, जो बचे हुए फैक्ट है, देखो इसमें लिखा है दुग्ध ताल। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि दुग्ध ताल कहाँ है, तो आप बोलोगे पौड़ी है। ठीक है। ताराकुंड कहाँ है, सर आप बोलोगे ताराकुंड भी पौड़ी में है। ठीक है। अब अगर पौड़ी गढ़वाल की झीलों की बात करें तो यहाँ पर है एक झील, हाथीकुंड झील। ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट करके याद रखनी है लुआली झील। ठीक है। लुआली झील कहाँ है, तो आप बोलोगे पौड़ी में। ठीक है। अगर पौड़ी के वाटरफॉल की बात करें, झरनों की बात करें, तो इसमें पहला झरना है चूनाधार जलप्रपात, जो है डुगड्डा में। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो अगला झरना है रमेशपुर झरना, या इसी को हम रामपुर झरना भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो गौरी चीर झरना, ये झरना है पूर्वी नेयार नदी पर। तो आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जो अगला पार्ट है, तो इसमें लिखा है यहाँ पे एक पॉइंट है दून। ठीक है। तो एक बार पीसीएस के पेपर में पूछा जा चुका है कि दून क्या है। तो आपको पता है कि दून होती हैं संरचनात्मक घाटियाँ। ठीक है। स्ट्रक्चरल वैलीज। ठीक है। राज्य में दून किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे राज्य में दून संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। उसके बाद पिछले साल हुआ आबकारी का पेपर। आबकारी के पेपर में पूछा गया कि दून क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका आंसर था मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में। ठीक है। जो हमारा मध्य हिमालय होता है, जिसको हम लघु हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में दून पाए जाते हैं। ठीक है। अब इन्हीं दून में से कुछ दून पौड़ी में भी है। ठीक है। कुछ दून पौड़ी में भी हैं। तो आपको याद रखना है कि चौखम दून। ठीक है। चौखम दून और कोठारी दून, चौखम दून और कोठारी दून दोनों के दोनों दून का है। तो आपका आंसर होगा सर पौड़ी में। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो मैंने जब आपको अल्मोड़ा जिला पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था सल्ट। एक जगह है अल्मोड़ा में सल्ट, और सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो जब मैंने बताया था आपको कि सल्ट है जो 5 सितंबर 1942 में वहाँ पे एक घटना हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, सल्ट की घटना। और महात्मा गांधी ने इसे कहा था कुमाऊं का बारदोली। ठीक है। सेम ऐसी घटना हम देखते हैं गढ़वाल में, तो गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है, और वो क्षेत्र है गुजड़ू। ठीक है। तो गुजड़ू क्षेत्र पौड़ी में है, तो इसको कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। अब आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है कि गुजड़ू आंदोलन कब हुआ, तो सर आपका आंसर होगा 1942 में हुआ। और कौन थे गुजरू आंदोलन के प्रणेता, तो आप बोलोगे सर राम प्रसाद नौटियाल। ठीक है। राम प्रसाद नौटियाल गुजरू आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है। अब जब मैं आपको पौड़ी जिले में कोटद्वार पढ़ा रहा था, कोटद्वार जब हमारी हेडिंग चल रही थी, तो वहाँ पे मैंने कोटद्वार का पुराना नाम बताया था आपको, मोरध्वज। ठीक है। इसके कुछ अन्य नाम भी थे जो मैं वहाँ पे बताना भूल गया था। ठीक है। तो आपने इनको ऐड ऑन करना है कोटद्वार वाले टॉपिक में। तो देखो कोटद्वार को कहा जाता है गढ़वाल का प्रवेश द्वार, शायद ये तो मैंने लिखाया था। उसके बाद कोटद्वार को ही कहा जाता है गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज। ठीक है। तो गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज भी कोटद्वार को कहा जाता है, और स्टील सिटी के नाम से भी कोटद्वार प्रसिद्ध है। तो आपने कोटद्वार वाले टॉपिक में इसको ऐड करना है। उसके बाद फिर ये जो टॉपिक चल रहा है ये भी कोटद्वार और लैंसडाउन वाला ही है। तो आपको इम्पोर्टेंट करके याद रखना है कि 1909 में कोटद्वार को लैंसडाउन से सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कोटद्वार को लैंसडाउन से सड़क मार्ग के द्वारा कब जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा सर 1909। ठीक है। 1909। उसके बाद आपको पता है कि जो जोसेफ कैथोडिस्ट चर्च है वो भी कोटद्वार में है, और मेथोडिस्ट चर्च भी कोटद्वार में है। ये आपने ऐड ऑन करने हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें लिखा है कि लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध स्मारक 1923 में बना। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट है लैंसडाउन में, उसका युद्ध स्मारक लैंसडाउन में कब बना, 1923 में। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बातें। उसके बाद अगर बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, तो यहाँ पे एक अगला पॉइंट लिखा है
ठीक है, ये पॉइंट है गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, तो आपका आंसर होगा सर घुड़दौड़ी पौड़ी में। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है वो 2011 में भरसार पौड़ी में हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके आगे 2015 में एक नाम जोड़ा गया, वो आपको याद रखना है, माधो सिंह भंडारी। ठीक है, जो ये औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसके आगे अब 2015 में एक नया नाम जोड़ा गया, माधव सिंह भंडारी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अब देखो, जब मैं आपको श्रीनगर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे थोड़ा बहुत भूल गया था मैं इस चीज़ को बताना। तो देखो, आपको पता है एक झील है जिस झील का नाम है गौना झील। ठीक है, और गौना झील है चमोली में। गौना झील है चमोली में। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1894 में गौना झील टूट गई। ठीक है, जब गौना झील टूट गई तो इसका जो पानी था वो आया अलकनंदा नदी में। ठीक है, अलकनंदा नदी में आया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो चमोली जिले का मुख्यालय था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। और आपको पता है कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर में भी अलकनंदा नदी बहती है। तो क्या हुआ कि अलकनंदा नदी में जो बाढ़ आई इसके कारण श्रीनगर भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो वर्तमान स्वरूप मिलता है हमें श्रीनगर का, उसको बसाने का जो श्रेय जाता है, या वर्तमान श्रीनगर को बसाने का जो मास्टर प्लान है वो है ई के पो का। तो आपको ये इंपॉर्टेंट करके याद रखना है कि वर्तमान श्रीनगर को बसाने का मास्टर प्लान किसका है, तो आप बोलोगे सर ई के पो। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट था यहाँ पे छूटा हुआ, वो लिखना है आपने 1914 का एकता सम्मेलन। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एकता सम्मेलन कब हुआ या किस स्थान पर हुआ, तो सर आप बोलोगे दुगड्डा में हुआ 1914 में। ये आपको इम्पोर्टेंट करके याद रखना है। ठीक है, दुगड्डा का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा डाडा मंडी। देखो, मैंने आपको डाडा मंडी में गेंद का मेला बताया था, है ना। तो उसी डाडा मंडी में एक आंदोलन हुआ था। तो आपने याद रखना है कि डाडा मंडी आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो आपने बोलना है उमराव सिंह रावत। ठीक है, उमराव सिंह रावत डाडा मंडी आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। तो आपने एक जनजाति का नाम सुना है जिस जनजाति का नाम है राठी जनजाति। राठ क्षेत्र एक पौड़ी में एक क्षेत्र है। ठीक है, और वहाँ पे एक जनजाति निवास करती है, राठी जनजाति। ठीक है, और राठी जनजाति के विकास के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा राठ विकास अभिकरण चलाया गया है, एक अभियान चलाया गया है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि राठी जनजाति के विकास हेतु राठ विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होगा सर 2014-15। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, राठी जनजाति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, है ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं, तो हमने पौड़ी गढ़वाल जिले के अब देखने थोड़े बहुत मेले जो इम्पोर्टेंट मेले हैं परीक्षा में आने लायक। ठीक है, तो आपको पता है कि सिद्धबली महोत्सव तो पौड़ी में कोटद्वार में होता है, पौड़ी में आपको आता है। उसके बाद अगर बात करें जनदा मेला, तो जनदा मेला लगता है जो सतपुली से आगे एकेश्वर के लिए रोड जाती है, वही बीच में चौबट्टा खाल के लिए जो रोड जाती है वहीं पे लगता है जनदा मेला। उसके बाद अगला मेला है, अगला उत्सव है मधुगंगा घाटी महोत्सव, तो ये भी पौड़ी में मनाया जाता है। ठीक है, अगला मेला है गंगवाटस्यु उत्सव, तो गंगवाटस्यु उत्सव भी पौड़ी में मनाया जाता है। अगला है क्यों कालेश्वर मेला, तो क्यों कालेश्वर मेला भी पौड़ी में मनाया जाता है। ठीक है, अगला मेला है रुगड़ मेला, तो ये पौड़ी में एकेश्वर साइड मनाया जाता है। अगला मेला है बूखाल मेला, बूखाल मेला भी पौड़ी में मनाया जाता है। और अगर आपके पास आएगा गुघाल मेला, ठीक है, गुघाल मेला, तो गुघाल मेला लगता है हरिद्वार में। ये बातें आपको याद रखनी है, बूखाल तो पौड़ी में और गुघाल का है हरिद्वार में। उसके बाद अगला मेला है दनगल मेला, तो दनगल मेला मैंने आपको तब बता दिया था जब हम सतपुली पढ़ रहे थे, तो दंगलेश्वर महादेव मंदिर में लगता है दनगल मेला। बढ़ते हैं अगले मेले की तरफ, तो अगला मेला है हमारे पास विंसर मेला, तो ये विंसर मंदिर में लगता है, पौड़ी में ही लगता है, जिस विंसर मंदिर को हम वीरणेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला मेला है वैकुंठ चतुर्दशी मेला, तो वैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर में। कमलेश्वर मंदिर का अपने आप में एक बड़ा महत्व है, भगवान राम ने यहाँ पे
अपनी एक आंख दान दी थी जब 1000 फूलों में से एक फूल कम हो गया था। और जो विवाहित दंपति होते हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए कमलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है, हाथ में दिया रखकर, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला मेला है गिंदी मेला। तो गिंदी मेला वहीं पे लगता है डुगड्डा के आगे डाडा मंडी में, है ना। लंगूर घाट नदी के संगम पर यहाँ पे दो टीमें बनती है, लंगूरी पट्टी और भटपुरी पट्टी, है ना। आपस में इनमें क्या होता है, गेंद खेलने की प्रतियोगिता होती है। इसी गिंदी मेले को हम सात खून माप मेला कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और भटपुरी देवी मंदिर में लगता है, ठीक है। अगर बात करें अगले मेले की तो अगला मेला है मुंडनेश्वर मेला, ये भी पौड़ी में लगता है। अगला मेला है मनसार मेला, और ये मनसार मेला लगता है सीतोनस्यू पट्टी में, ठीक है, सीतोनस्यू पट्टी में। ये आपको याद रखना है। और कहा जाता है कि यहीं पर सीता माता धरती पर समाई थी, ठीक है। तो उसी वजह से वहाँ पे मनसार मेला लगता है, ठीक है। अगले मेले की अगर बात करें जो अंतिम मेला है यहाँ पे तो पौड़ी में, तो वो है कांडा मेला। तो कांडा मेला भी पौड़ी में लगता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में दोस्तों। अगली स्लाइड में है पौड़ी गढ़वाल के मंदिर, ठीक है। वैसे तो मैंने लगभग आपको मंदिर क्लियर करवा दिए हैं, तो लेकिन अब हम एक साथ देख रहे हैं इनको, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो धारी देवी मंदिर भी पौड़ी में है। श्रीनगर में कलियासोर नामक स्थान पर अलकनंदा नदी के तट पर धारी देवी को माना जाता है चारों धामों की रक्षक देवी, है ना। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला जो मंदिर है वो है क्यों कालेश्वर मंदिर। तो क्यों कालेश्वर मंदिर भी पौड़ी में है। कालेश्वर मंदिर भी पौड़ी में है, लैंसडौन में है। दंगलेश्वर मंदिर मैंने आपको बता दिया था, सतपुली में है। एकेश्वर महादेव मंदिर भी पौड़ी में ही है। ताड़केश्वर महादेव मंदिर लैंसडौन से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और विषगंगा या अमृत गंगा और मधुगंगा का विषगंगा और अमृत गंगा का यहाँ पर संगम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला मंदिर है राजराजेश्वरी मंदिर। तो राजराजेश्वरी मंदिर भी देवलगढ़ श्रीनगर में है। पंवार वंश के 37वें राजा या गढ़वाल के वास्तविक संस्थापक अजयपाल द्वारा बनाया गया था, है ना। पंवार वंश की कुल देवी है राजराजेश्वरी देवी। और जो ये राजराजेश्वरी मंदिर है इसका जो दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कराया था वो नरेंद्र शाह के द्वारा कराया गया था, ठीक है। अगला मंदिर है अष्टावक्र मंदिर। इसी मंदिर को हम मंजू घोषेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है, उतुंग शिखर पर है ये, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करें अगले मंदिर की, तो अगला मंदिर है वीरणेश्वर मंदिर या विनसर महादेव। ये भी पौड़ी में स्थित है। सिद्धवल्ली मंदिर मैंने आपको बता दिया पौड़ी में है। कंडोलिया महादेव मंदिर पौड़ी में है। और पौड़ी भी कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। भटपुरी मंदिर मैंने आपको बता दिया जहाँ पर गेंदी मेला लगता है डाढ़ा मंडी में, ठीक है। ज्वालपा देवी मंदिर सतपुली और पौड़ी के बीच में है, पश्चिमी नयार के तट पर है, ये आपको बता रखा है। नीलकंठ महादेव मंदिर ये पेपरों में आ चुका है, ठीक है। नीलकंठ महादेव मंदिर भी पौड़ी में है। शंभु और निशंभु नामक दो पर्वतों के मध्य घिरा हुआ है ये मंदिर। और यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कमलेश्वर मंदिर मैंने आपको बता दिया श्रीनगर में, जहाँ वैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है और भगवान राम ने अपनी एक आंख दान दी थी और संतान प्राप्ति हेतु यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। अगला मंदिर है जो ईओ के पेपर में आ चुका है, ठीक है, राहु देवता मंदिर। तो राहु देवता का मंदिर है डांग सेरा पैठानी में, एकमात्र राहु देवता का मंदिर है और ये पेपरों में पहले पूछा जा चुका है। और नीलकंठ मंदिर तो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया है, और राहु देवता मंदिर ईओ के पेपर में, ठीक है। अगर बात करें डाडा नागराजा मंदिर भी पौड़ी में स्थित है और कृष्ण को समर्पित है। तो ये पौड़ी गढ़वाल जिले के कुछ मंदिर थे, आपको एक साथ इनको याद करना है, लिखना है एक ही जगह में, ठीक है। और भी होंगे कुछ फेमस फेमस, तो आपने हर टॉपिक में ऐड करते रहना है, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा बहुत जगह छोड़ दिया करो। उसके बाद अब बात बात करते हैं हम पौड़ी के महान व्यक्तित्वों के बारे में कि कौन कौन फेमस पर्सनैलिटी है पौड़ी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने। अगर पहले व्यक्ति की बात करें जिनका नाम है बलदेव सिंह आर्य, ठीक है। तो बलदेव सिंह आर्य का संबंध भी पौड़ी गढ़वाल से है, ठीक है। उमत गांव में इनका जन्म हुआ था 1912 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तराखंड के पहले विधायक, तो उत्तराखंड के पहले विधायक कौन थे, तो बलदेव सिंह आर्य थे, पेपरों में पूछा जा चुका है। और सबसे लंबी अवधि तक ये विधायक रहे, तो आपने बलदेव सिंह आर्य के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करें अगले व्यक्ति तो जिनका नाम है भवानी सिंह रावत, ठीक है। तो भवानी सिंह रावत भी दुगड्डा के निवासी है, नाथोपुर पंचूर गांव के, ठीक है। खास बात यह है जो पेपरों में पूछी जा चुकी है कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ HSRA, HSRA एक संगठन था जिसमें उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति भवानी सिंह रावत थे। वही भवानी सिंह रावत
जो 1930 में गडोदिया स्टोर डकैती कांड में भी शामिल थे। ठीक है, और इन्हीं के साथ 1930 में चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा आए थे, जहां पर उन्होंने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग ली थी। और वहीं पर क्या था, आजाद पार्क भी है ना वहीं पे। और जो डुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की है, वो भी भवानी सिंह रावत के ही द्वारा शुरू की गई है। तो आपको ये बातें याद रखनी है इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अगले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है जगमोहन सिंह नेगी। जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है, अपने आप में बहुत फेमस व्यक्ति हैं। देखो, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जनसेवी भी थे, राजनेता भी थे। ठीक है, और आपको पता है कि 1930 में नमक सत्याग्रह चल रहा था देश में गांधी जी के द्वारा। तो उसके दौरान ये आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और खास बात यह है कि लगातार 5 बार विधानसभा में जाने का रिकॉर्ड भी जगमोहन सिंह नेगी जी के पास है। तो यह आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली व्यक्ति की तरफ, तो जिनका नाम है भक्त दर्शन। देखो, इनसे पेपरों में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, तो जो इनका रियल नेम था या मूल नाम था, वो था राजदर्शन सिंह रावत। ठीक है, तो भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था, राजदर्शन सिंह रावत। मात्र 14 वर्ष की उम्र में कुली बेगार आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने जीवन भर खादी वस्त्र पहनने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। ठीक है, 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने, जब कुली बेगार आंदोलन हुआ था, तो उससे ये प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया, जीवन भर खादी पहनने का निर्णय लिया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। खास बात यह है, 1939 में भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया ने कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किया लैंसडाउन से। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो आप बोलोगे सर लैंसडाउन से हुआ। कब हुआ, 1939 में हुआ। किसके द्वारा हुआ, तो भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनकी जो पुस्तक है, जो अभी हाल ही में पुलिस के पेपर में पूछी जा चुकी है, कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी पुस्तक है, तो सर आप बोलोगे भक्त दर्शन की है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सुमन स्मृति ग्रंथ, ठीक है, सुमन स्मृति ग्रंथ, कलाविद मुकुंदी लाल, बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ, स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ, ये आपको याद रखनी है। और हाल ही में अभी आरओ का प्री हुआ था, और या ईओ में, इन दोनों पेपरों में से एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम सांसद कौन थे, प्रथम निर्वाचित सांसद। ठीक है, तो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद थे भक्त दर्शन। ठीक है, यह आपको इनके बारे में याद रखनी है बातें। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, तो अगले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है हेमवती नंदन बोगड़ा। ठीक है, तो हेमवती नंदन बोगड़ा जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1919 को बुधानी गांव पौड़ी में। ठीक है, अब इनका उपनाम है धरतीपुत्र और हिमपुत्र। ठीक है, तो धरतीपुत्र और हिमपुत्र के नाम से कौन विख्यात है, तो आप बोलोगे सर HNB, यानी हेमवती नंदन बोगड़ा। इनकी अगर बुक की बात करें, पुस्तक की बात, तो इनकी पुस्तक है इंडियन नाइज होम। ठीक है, तो इंडियन नाइज होम किसकी पुस्तक है, तो सर आप बोलोगे हेमवती नंदन बोगड़ा। खास बात यह है कि इन्होंने उत्तराखंड के लिए पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना की। ठीक है, तो पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना का श्रेय भी हेमवती नंदन बोगड़ा को जाता है। और आपको पता है कि 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के आगे हेमवती नंदन बोगड़ा नाम जोड़ा गया। तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, जो अगले व्यक्ति हैं, उनका नाम है विशंबर दत्त चंदोला। ठीक है, तो विशंबर दत्त चंदोला भी पौड़ी से ही संबंधित है, और इनको कहा जाता है गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह। ठीक है, गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो सर आप बोलोगे विशंबर दत्त चंदोला। ठीक है, इनका संबंध पौड़ी में एक गांव है थापली गांव, वहां से ये संबंधित है। ठीक है, अगर बात करें, तो आपको पता है कि 1901 में एक यूनियन बनी थी, जिस यूनियन का नाम है गढ़वाल यूनियन, या इसी को हम बोलते हैं गढ़वाल हितकारिणी सभा। तो जो इसकी स्थापना में जो जिन सदस्यों ने योगदान दिया था, उनमें विशंबर दत्त चंदोलन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा आपको पता है कि तारा दत्त गहरोला, चंद्रमोहन रतूड़ी, गिरिजा दत्त नैथानी, है ना, इन सभी ने गढ़वाल यूनियन को बनाने में योगदान दिया। अब गढ़वाल यूनियन के द्वारा 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, गढ़वाली समाचार पत्र का। ठीक है, और इस गढ़वाली समाचार पत्र के जो संपादक थे, वो थे विशंबर दत्त चंदोला और
गिरिजा दत्त नैथानी, ठीक है। उसके बाद दुगड्डा में 1914 में होता है एक एकता सम्मेलन, मैंने अभी आपको बताया था। उस एकता सम्मेलन में गढ़वाल समाचार पत्र, जो गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में बना था, ठीक है। एक गढ़वाली समाचार पत्र था जो 1905 का है, और एक है सदानंद कुकरेती का विशाल कीर्ति, ठीक है। विशाल कीर्ति समाचार पत्र, इनको क्या किया गया, इनको एक साथ मर्ज कर दिया गया और एक नया समाचार पत्र बनाया गया जिसका नाम था साप्ताहिक गढ़वाल, जिसका नाम क्या था, साप्ताहिक गढ़वाल। और इस साप्ताहिक गढ़वाल का जो प्रकाशन शुरू हुआ वो हुआ 1915 से, और 1915 में जो इसके संपादक बने वो विशंबर दत्त चंदोला बने। तो आपको इनके बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है, ठीक है। खास बात यह है कि इनको गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले व्यक्ति की तरफ, जिनका नाम है मुकुंद राम बड़थवाल। तो आपको याद रखना है कि मुकुंद राम बड़थवाल का संबंध भी पौड़ी से है, और इनको दैवेज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये संस्कृत के विद्वान थे, ज्योतिष के विज्ञान थे, ठीक है, ज्योतिष के विद्वान थे ये। उसके बाद अगर बात करें कि 1 लाख से अधिक श्लोकों की इन्होंने रचना की है कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मुकुंद राम बड़थवाल, इनको क्या कहा जाता है, दैवेज्ञ के नाम से जाना जाता है। अब अगर बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, अगले जो व्यक्ति हैं इनका नाम है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है। अब जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल का जन्म हुआ था वो हुआ था 1901 में पाली गांव लैंसडाउन, ठीक है। और ये जब कुछ भी लिखते थे तो अंबर नाम से लिखते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अंबर नाम से कौन लिखते थे, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगर बात करें इनकी मैगजीन की, पत्रिका की, तो ये हिलमैन पत्रिका के संपादक रहे हैं। आपने याद रखना है कि हिलमैन पत्रिका किसकी है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अब देखो, खास बात यह है कि हिंदी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है। हिंदी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपने बोला है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है। अब जो इनका शोध ग्रंथ है, जो वीडियो का री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है कि इनका जो शोध ग्रंथ था वो किस भाषा पर था, तो सर आपने बोला अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में इनका शोध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, ठीक है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री नामक शोध ग्रंथ किसका है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल का, और किस भाषा में है, तो इंग्लिश में है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें कि बड़थवाल जी की कुछ पुस्तकें भी हैं, जिसमें एक पुस्तक है गोरखवाणी, ठीक है। अगली पुस्तक है रूपक रहस्य, गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास, कबीर की साखी, हरिदास की साखी, सेवा दमन, कबीर ग्रंथावली, ध्यान से आत्मचिकित्सा, रामचंद्रिका, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। आपने याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं पेपरों में, और ये तो हमारे हिंदी के यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में भी हैं। तो इनकी जो रचना है वो भी आपने ध्यान रखनी है। अभी शायद कहीं साहित्य के पेपर में भी इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले व्यक्ति की तरफ, तो अगले व्यक्ति का नाम है भजन सिंह, और सिंह सिंह इनको उपाधि मिली है, तभी यहाँ पे 2 बार सिंह लिखा गया है, ठीक है। अब जो आपको पता है कि पेशावर कांड हुआ था जब 1930 में, तो पेशावर कांड के जो नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, उनके ये प्रेरणा स्रोत थे, ठीक है। उनके ये प्रेरणा स्रोत थे, ठीक है। अगर बात करें इनकी रचनाओं की, तो गढ़वाली में इनकी एक रचना है सिंहनाद, ठीक है। सिंहनाद किसकी रचना है, तो भजन सिंह की है। अगली रचना है इनकी आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न एक दिन पेपरों में पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें अमृत वर्षा, अमृत वर्षा भी इनकी रचना है। माँ इनकी एक रचना है। प्रेम बंधन इनकी रचना है। कन्या विक्रय है। सिंह सतसई है। गढ़वाली लोकोक्तियां हैं, और वीर वधु देवकी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो आपको भजन सिंह के बारे में भी ये जानकारी याद होनी चाहिए इनकी रचनाओं से संबंधित, ठीक है। और 2023 से गढ़वाली भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए भजन सिंह पुरस्कार दिया जाता है, और जो पहला भजन सिंह पुरस्कार मिला था वो नरेंद्र कठेत को मिला था। ये बातें भी आप ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, तो जब मैं आपको दुगड्डा पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि दुगड्डा में शिव प्रसाद डबराल की क्या है, कर्म भूमि है या साधना स्थल है। तो शिव प्रसाद डबराल का जन्म हुआ था 12 नवंबर 1912 को गहली गांव पौड़ी में। देखो, जन्मभूमि है इनकी गहली गांव, लेकिन इनकी जो कर्म कर्म भूमि है या इनकी जो साधना स्थल है जहाँ पर इन्होंने कार्य किया, तो वो है दुगड्डा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये थे बहुत ही घुमक्कड़ी,
ठीक है, इसलिए इनको इनका उपनाम भी है चारण और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड या उत्तराखंड का चारण किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे सर शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि दुगड्डा में इन्होंने एक उत्तराखंड विद्या भवन नाम से एक संग्रहालय भी खोला था उस टाइम। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अगर बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी एक रचना है उत्तराखंड का इतिहास, जो कि 12 खंडों में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि टिहरी का इतिहास भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें कि उत्तराखंड यात्रा दर्शन, तो उत्तराखंड यात्रा दर्शन भी इन्हीं का है। गोरा बादल, गोरा बादल भी डबराल जी की रचना है। उसके अलावा उत्तराखंड के मुद्रा एवं अभिलेख, तो उत्तराखंड के मुद्रा एवं अभिलेख भी शिव प्रसाद डबराल की रचना है। ठीक है, अगर बात करें इनके शोध की, जो इनका शोध था, शोध कार्य था, वो था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा। ठीक है, तो इनके शोध के बारे में आएगा, तो आपको बताना है कि अलकनंदा पर इन्होंने शोध किया था। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करें अगले व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम है ललिता प्रसाद नैथानी। ठीक है, तो ललिता प्रसाद नैथानी का संबंध भी पौड़ी गढ़वाल जिले से है। खास बात यह है कि 1956 में इन्होंने कोटद्वार से सत्यपथ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि कोटद्वार से सत्यपथ नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो आप बोलोगे 1956 में हुआ और ललिता प्रसाद नैथानी के द्वारा किया गया। ठीक है, अगर बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी एक रचना है गढ़वाल भाबर तब और अब। ठीक है, तो ये भी इनकी रचना है। उसके बाद अगर बात करें मालिनी सभ्यता के खंडहर, तो मालिनी सभ्यता के खंडहर भी ललिता प्रसाद नैथानी की रचना है। अगर बात करें इनकी एक रचना है कर्णाश्रम, कर्णाश्रम भी इनकी एक रचना है। और अगली रचना है इनकी गढ़वाली चित्र शैली, तो गढ़वाली चित्र शैली भी ललिता प्रसाद नैथानी की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले व्यक्ति की ओर। अगले जो व्यक्ति हैं इनका नाम है राजेंद्र धस्माणा। तो राजेंद्र धस्माणा भी बग्याली गांव पौड़ी के हैं। ठीक है, पौड़ी से इनका संबंध है। दूरदर्शन के क्षेत्र में इन्होंने संपादन कार्य किया है। ठीक है, अगर बात करें इनके नाटक की, तो इनका एक नाटक है जंक जोड़, अर्धग्रामेश्वर इंपॉर्टेंट है, अर्धग्रामेश्वर। ठीक है, जय भारत जय उत्तराखंड भी इनका एक नाटक है। भड़ माधो सिंह भंडारी, ठीक है, भड़ माधो सिंह भंडारी भी इनका एक नाटक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। उसके बाद अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है दुर्गाचरण काला। ठीक है, दुर्गाचरण काला का संबंध भी पौड़ी जिले से है। इनकी एक पुस्तक है मेमोयर्स ऑफ द राज। ठीक है, मेमोयर्स ऑफ द राज भी इन्हीं की एक पुस्तक है। अगर बात करें इनकी एक अन्य रचनाओं की, तो इनकी एक रचना है जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं। ठीक है, और अगली रचना है इनकी हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। ठीक है, तो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, मेमोयर्स ऑफ द राज, ये सब किसकी रचना है, ये सब दुर्गाचरण काला की रचना है। ये आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली व्यक्ति की तरफ, जिनका नाम है जयानंद भारती। इन्हीं के नाम से श्रीनगर में जागर विश्वविद्यालय है। ठीक है, जयानंद भारती जागर विश्वविद्यालय। अगर बात करें जो पेपरों में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आपका आंसर होगा जयानंद भारती। ठीक है, 1928 में जयानंद भारती के द्वारा गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया गया। तो ये बातें भी आपको जयानंद भारती के बारे में याद रखनी है। बाद में जब हम आंदोलन पढ़ेंगे उत्तराखंड के, तो उसमें हम डोलापाल के आंदोलन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगली स्लाइड में हमारे पास जो व्यक्ति है उनका नाम है अनिल प्रकाश जोशी जी। ठीक है, तो अनिल प्रकाश जोशी जी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, क्योंकि ये एक पर्यावरणविद है और सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, इनके द्वारा 1979 में देहरादून में एक संस्था खोली गई है, एक एनजीओ खोला गया है, जिसका नाम है हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, जिसको हम हेस्को के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हेस्को के संस्थापक कौन है, तो आप बोलोगे अनिल प्रकाश जोशी जी है। ठीक है, और कब खोला इन्होंने हेस्को, 1979 में। हेस्को का मुख्यालय कहाँ है, सर आप बोलोगे देहरादून में। ठीक है, अगर बात करें जो अनिल प्रकाश जोशी जी है, 2003 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद इनको 2020 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इन्हीं को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, और अगर बात करें जीईपी, जिसको हम बोलते हैं सकल पर्यावरण उत्पाद, ठीक है, जो हमारा जीईपी सूचकांक है,
कहा जाता है कि ये भी इन्हीं की अवधारणा है। किनकी? अनिल प्रकाश जोशी की। ठीक है, तो आपको इनके बारे में ये जानकारी याद रखनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगले जो हमारे पास व्यक्ति हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह नेगी, और इन्हीं से तो सब परिचित है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 12 अगस्त 1949 को पौड़ी में हुआ था, नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म। ठीक है, अब 12 अगस्त को हम मनाते हैं उत्तराखंड प्रेरणा दिवस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त। अगर इनका क्षेत्र देखें तो गीत लेखन और गीत गायन, ये आप सभी को पता है। और आजकल जो परीक्षाओं का ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे पूछे जा रहे हैं गाने। ठीक है, और नरेंद्र सिंह नेगी के गाने पूछे जा रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। देखो आबकारी के पेपर में आया था ना, दफ रका बटोई छेलू। और उसके बाद एक अगला पेपर हुआ था स्टेनो का, उसमें भी मिलान करने के लिए आया था, तो उसमें भी एक गाना नरेंद्र सिंह नेगी का था। तो आपको थोड़े बहुत इनके गाने देखने फेमस फेमस। अगर बात करें इनके उपनामों की, अन्य नामों की, तो इनको कहा जाता है गढ़ रत्न। ठीक है, इन्हीं को गढ़ गौरव के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को पहाड़ियों का बॉब डिलन, ठीक है, पहाड़ियों का बॉब डिलन भी ने कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो इन्हीं को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 2022 में। उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है 2021 में। और उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार की शुरुआत भी 2021 में हुई थी, पटवारी के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, इन्हीं को 2021 में आवाज रत्न सम्मान मिला है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान भी इनको मिला है। ठीक है, और इनके साथ किशन महिपाल को भी मिला है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेगी जी के बारे में इनके गाने भाई ध्यान रख लेना। उसके बाद अगर बात करें अगले जो व्यक्ति है, इनका नाम है रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध भी पौड़ी गढ़वाल से है। 1928 में लैंसडाउन वाले क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर इनका फील्ड देखें, जो इनका संबंध है वो है चित्रकला, पेंटिंग से इनका संबंध है। ठीक है, और अगर इनके प्रमुख चित्र हैं वो है पहाड़ी घसियारे। ठीक है, तो पहाड़ी घसियारे किसका चित्र है, तो आप बोलोगे रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, और अगली जो इनकी वो है चित्र, उसका नाम है पहाड़ी लोक नृत्य। पहाड़ी लोक नृत्य भी रणवीर सिंह बिष्ट का है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, ये भी बिष्ट जी के चित्र हैं। और 1991 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है केशव दास अनुरागी। तो केशव दास अनुरागी का संबंध भी पौड़ी गढ़वाल जिले से है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है नाद नंदनी, ये पेपर में पूछी जा चुकी है फॉरेस्ट गार्ड के। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछी जा चुकी है नाद नंदनी। ठीक है, और इनका जो शोध परक लेख है वो है डोल सागर। तो डोल सागर शोध परक लेख किसका है, तो आप बोलोगे केशव दास अनुरागी का। ये बातें क्लियर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले व्यक्ति में। अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है धरणीधर चंदोला। ठीक है, तो धरणीधर चंदोला का संबंध भी पौड़ी गढ़वाल जिले से है। आपको एक बात याद रखनी है कि इन्होंने एक वाद्य यंत्र बनाया था जिसका नाम है विचित्र बेला। ठीक है, तो विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र किसके द्वारा बनाया गया, तो आप बोलोगे धरणीधर चंदोला। इनके बारे में ये आपको ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड है तीलू रौतेली। ठीक है, तो आपको पता है कि गढ़वाल की एक प्रसिद्ध वीरांगना है तीलू रौतेली, है ना। तीलू रौतेली को हम गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, जबकि कुमाऊं, है ना, ये गढ़वाल से संबंधित है। इन्हीं को हम जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी जानते हैं, जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी जानते हैं। और अगर बात करें इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1661 में गुराड़ गांव पौड़ी में। ठीक है, गुराड़ गांव पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम है भूप सिंह गोरला। ठीक है, भूप सिंह गोरला इनके पिता का नाम है। और जो तीलू रौतेली थी, इनकी जो हत्या हुई थी वो पूर्वी नहर के तट पर रामू रजवार नामक कत्यूरी सैनिक ने की थी। ठीक है, इनकी घोड़ी का नाम भी लिखा जाता है एक जगह में, वो है बिंदुली। ठीक है, तो बिंदुली इनकी घोड़ी का नाम है। ठीक है, और खास बात यह है कि इन्हीं के नाम से तीलू रोतेली पुरस्कार मिला दिया जाता है महिलाओं को। 2006 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि तीलू रोतेली विशेष पेंशन योजना। ठीक है, तो जो तीलू रोतेली विशेष पेंशन योजना मिलती है वो मिलती है 1 अप्रैल 2014 से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अगली जो महिला है उनका नाम है टीचरी माई। ठीक है, टीचरी माई तो एक पार्ट भी होता था स्कूल में, है ना, जब आप स्कूल पढ़ते रहोगे तब आपने देखा होगा। तो क्या हुआ था कि उत्तराखंड को नशा मुक्ति आंदोलन की प्रणेता है। ठीक है, उत्तराखंड में नशा मुक्ति आंदोलन की प्रणेता कौन है, तो आप बोलोगे टिचरी माई। ठीक है,
अगर इनका जो रियल नेम है, वास्तविक नाम की बात करें तो इनका रियल नेम था दीपा नौटियाल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, ठीक है। अगर बात करें कि इनके अन्य नाम है, तो उसका नाम है ठगुली देवी और इच्छागिरी माई। तो ठगुली देवी और इच्छागिरी माई भी इन्हीं को बोला जाता है। और टिचरी टिचरी बोलते हैं शराब को, ठीक है। शराब के विरोध करने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, टिचरी माई पड़ गया, ठीक है। तो ये बात है, आपको टिचरी माई के बारे में याद रखनी है, ठीक है। बाद में जन हम नशा मुक्ति आंदोलन देखेंगे तो उसमें डिटेल से इनके बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल अब इतना याद रखो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, लास्ट जो हमारे पास पर्सनैलिटी है पौड़ी में, उनका नाम है सच्चिदानंद भारती, ठीक है। तो सच्चिदानंद भारती जी का जन्म भी पौड़ी के उपरेखाल में हुआ था, ठीक है, पौड़ी के उपरेखाल में। और खास बात यह है कि उत्तराखंड में जो पानी राखो आंदोलन हुआ था, ठीक है, पानी राखो आंदोलन 1989 में, उसके ये प्रणेता हैं, ठीक है। तो पानी राखो आंदोलन कब हुआ, 1989 में, कहाँ हुआ, पौड़ी में। और कौन है इसके प्रणेता, सच्चिदानंद भारती। इन्हीं के द्वारा हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया गया है, ये पेपरों में पूछा जा चुका है, ठीक है। और जो आपको पता है कि उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली को, मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखा है दूधातोली, ठीक है। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी सच्चिदानंद भारती के द्वारा की गई है 1982 में। ये बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं। अब हमारे पास पौड़ी में ये फैक्ट छूटे थे, देखो। अब ये लिखा है कि पौड़ी में तहसील, तो आपको पता है कि पौड़ी में टोटल कितनी तहसील है, 12 तहसील है। जिसमें एक तो स्वयं पौड़ी तहसील है, श्रीनगर है, थलीसैंण है, कोटद्वार है, धुमाकोट है, लैंसडाउन है, यमकेश्वर है, चौबट्टा खाल है, सतपुली है, चाकी सैण है, चाखनी खाल है और पीरो खाल है। तो पौड़ी में 12 तहसील है, ये आपके सामने है, ये आपको एक नज़र इन पे मारनी है, ठीक है। अब देखते हैं पौड़ी में जो विधानसभा सीटें हैं, तो टोटल पौड़ी में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो सर आप बोलोगे 6 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। जिसमें पहली जो विधानसभा सीट है, यमकेश्वर विधानसभा सीट, फिर है कोटद्वार, चौबट्टा खाल और लैसडॉन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करनी है, जो पौड़ी विधानसभा सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और श्रीनगर विधानसभा सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये आपको याद रखनी है कि पौड़ी में 6 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं पौड़ी में, देखते हैं कि कितने विकास खंड है, कितने ब्लॉक हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि पौड़ी में कुल 15 ब्लॉक हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा ब्लॉक है वो है 15, और वो है पौड़ी में, ठीक है। तो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ब्लॉक वाला जिला कौन है, तो आप बोलोगे सर पौड़ी। अगर पौड़ी के ब्लॉक या विकास खंडों की बात करें, तो सबसे पहला ब्लॉक है थलीसैंण, कलजी खाल, पौड़ी, पाबो, जय हरी खाल, दुगड्डा, बीरों खाल, रिखणी खाल, द्वारी खाल, यमकेश्वर, पोखड़ा, नैनीडांडा, खिरसू, एकेश्वर और कोट। देखो पेपर में भी पूछा गया है ना कि खिरसू नामक पर्यटक स्थल कहाँ है, तो इसका आंसर क्या है, पौड़ी। तो पौड़ी क्या है, ओ खिरसू क्या है, एक ब्लॉक भी है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये था पौड़ी गढ़वाल जिला, ठीक है। 4 क्लासों में हमने समाप्त कर लिया है इसको। लगभग मैंने परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सब बता दिए हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनको अभी खाली लिखाया गया है, ठीक है। डिटेल चर्चा तब करेंगे जब बाद में हम इनको टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कोई आंदोलन है, डोलापाल की आंदोलन है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पौड़ी गढ़वाल जिला। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना।